यूरोप और एशिया की सीमा है दक्षिणी उरल। प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ सिर्फ 3 लोग निवास करते हैं। हरियाली का फैलाव, चट्टानों की भव्यता, पहाड़ी नदियों की सुंदरता, ये चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन ये जंगली प्रकृति है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो सतर्क रहने के आदी हैं। आपको शारीरिक रूप से अच्छी तरह से तैयार और साहसी रहना होगा। 10 से भी ज्यादा की संख्या में वो समूह में हमला करती हैं। लेकिन जब आप हार जाएंगे तो ये काफी डरावना होगा। डरावना नहीं, दर्द भरा। इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। जंगल के ये स्थानीय निवासी किसी से भी नहीं डरते, यहाँ तक कि इंसानों से भी नहीं। ये दुर्जय जानवर समूह में रहने के आदी हैं और खतरे की स्थिति में हमेशा एकजुट हो जाते हैं। प्रसिद्ध बुर्जियन मधुमक्खी, ये लंबे समय से रेड बुक में सूचीबद्ध है और विलुप्ति के कगार पर है। इसकी रक्षा के लिए ही बशकीरिया के दक्षिण में इस संरक्षित जैव मंडल शुल्गनताश को बसाया गया था, जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ है जल चट्टानों के नीचे बह गया। मेहमत और कृपान दांतेदार बाघ, गुफा में रहने वाले भालू और बालदार गैंडे, ये कोई जुरासिक पार्क नहीं है, लेकिन कई असामान्य जानवर यहाँ आज भी देखे जा सकते हैं। सभी जानवर पूर्व की ओर जाते दिखते हैं, जबकि सिर्फ यही एक जानवर पश्चिम की ओर जा रहा है। इसे असंतुष्ट मेहमत के नाम से जाना जाता है। कपोवा गुफा रूस और पूर्वी मध्य यूरोप की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी है। यहाँ न केवल जानवर, मनुष्य, घर, ज्यामितीय आकृतियाँ मिलेंगी, बल्कि विशाल कपोवा गुफा में कई तरह के भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें से कुछ तो लगभग 40,000 वर्ष पूर्व बनाए गए हैं। इस गुफा में लोग नहीं रहते थे, ये बस एक मंदिर था जहाँ लोग आकर विभिन्न अनुष्ठान पूरे करते और पशु बलि दिया करते थे। आज तक कोई भी ये ठीक से नहीं बता सका कि हजारों साल पहले इस गुफा का उपयोग किस तरह किया जाता था। शुल्गनताश में यहाँ आने वाले वैज्ञानिक हर साल अनुमान, सिद्धांत, परिकल्पनाएं और नई चीजें खोजने आते हैं, वैसे ही जैसे कुछ लोग छुपे खजाने को खोजने की कोशिश करते हैं। शुल्गनताश संरक्षित जैव मंडल बशकरतास्तान की राजधानी उफा से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये उराल पर्वत की पश्चिमी तलहटी में एक छोटे से क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 225 वर्ग किलोमीटर। सबसे उच्चतम बिंदु मसीन पर्वत, जो समुद्र तल से 1040 मीटर ऊंचा है। कई जीव जंतुओं और पौधों के लिए ये स्थान उनके निवास स्थान की सीमा रेखा है। इसलिए यहाँ आप एक साथ दोनों क्षेत्रों, यूरोपीय और पश्चिमी साइबेरियाई वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां देख सकते हैं। यहाँ स्तनधारियों की 61, पक्षियों की 206, कई दुर्लभ अकशेरुकी जीव, भौरे और तितलियां तथा उच्च संवहनी पौधों की 816 प्रजातियां निवास करती हैं। मकसूतवा गांव में करीब 100 लोग रहते हैं। इनमें से लगभग सभी लोग जानवर पालते हैं, जैसे कि गाय, घोड़े, भेड़ और मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के डंक से बचे बिना उनके छत्ते के पास जाना असंभव है। वो सहज ही शहद का सेवन शुरू कर देती हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तब डंक नहीं मारती। उन्हें लगता है कि आग लग चुकी है, तब वो अपनी थैलियों में शहद जमा करना शुरू कर देती हैं और फिर उनकी सक्रियता घट जाती है। सबीत कई अन्य ग्रामीणों की तरह इस संरक्षित जैव मंडल में काम करते हैं। वो अंशकालिक निरीक्षक और मधुमक्खी पालक है, यानी वो जंगली मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं।
ये श्रमिक मधुमक्खी है और ये अभी जवान है। तो क्या ये आपको कभी डंक नहीं मारेगी? ये डंक मार सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहती। यदि आप इनके साथ सावधानी से काम करें तो ये ज्यादा आक्रामक नहीं होती। ये संभवतः दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां देशी मधुमक्खियां संरक्षित हैं। 1920 के दशक के अंत में मस्कवा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोजेवनेव यहां एक अभियान पर आए थे। उनका विश्वास था कि यहां शुद्ध नस्ल की बशकिर मधुमक्खियां रहती हैं। यहां संरक्षित जैव मंडल बनाने का विचार सुना गया था, लेकिन इस परियोजना को 1958 में साकार किया जा सका। बुर्जियान मधुमक्खी बेहद खास है। ये अन्य मधुमक्खियों के विपरीत काफी मेहनती होती है। इन्हें वास्तव में अपना काम बहुत प्रिय है। वे आक्रामक होने के साथ ही शीत प्रतिरोधी भी होती हैं। ठंड के मौसम में अन्य सर्द प्रतिरोधी मधुमक्खियों के विपरीत ये सुबह शहद इकट्ठा करने के लिए निकल सकती हैं। हमारी मधुमक्खियां अपनी आवासीय सीमा यानी सबसे उत्तर पूर्वी सीमा पर करीब 1500 वर्षों से रह रही हैं। इसलिए वो यहाँ शहद संग्रहण के लिए और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ढल गई हैं। बशकिर के पर्वतीय वन क्षेत्र की विशेषता क्या है? यहाँ दुनिया का 1/3 और रूस के आधे तीलिया पेड़ पाए जाते हैं, जो शहद उत्पादन के लिए अत्यंत ही मूल्यवान पेड़ माना जाता है। तीलिया शहद अत्यधिक मूल्यवान है। आज बशकिर क्षेत्र में इसकी बाजार कीमत स्टेपी के शहद की तुलना में दोगुनी है। इसलिए बुर्जियन मधुमक्खी को संरक्षित करना आर्थिक रूप से समझदारी भरा फैसला है। ये थोड़ा अजीब लगता है। मधुमक्खियों को किससे बचाना है और क्यों? यदि वो खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं तो समस्या कई तरह की है। जलवायु बदल रही है, नई अज्ञात बीमारियां सामने आ रही हैं और क्षेत्र में मधुमक्खी की अन्य प्रजातियां भी उभर रही हैं। इसके कारण क्रॉस ब्रीडिंग होती है और इनके जीन पूल में बदलाव होता है। दुनिया भर में मधुमक्खियां खत्म हो रही हैं। बशकीर में कम से कम 6 वायरस की पहचान पहले ही की जा चुकी है, जबकि अन्य की अभी तक खोज नहीं की गई है। ये सभी बुर्जियन मधुमक्खी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है बाहरी प्रजातियों की मधुमक्खियों का आयात न करना, ताकि क्षेत्रीय मधुमक्खियों का संकरण न हो। इस वर्ष हमारे छत्तों में मधुमक्खियां दूसरी बार बड़े पैमाने पर मरी हैं। हालांकि ये बुरा है, लेकिन अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ष जीन फूलों को वर्ण संकरण से शुद्ध करने में हमारी मदद करेंगे। करीब 7 से 8 वर्ष लगेंगे। मधुमक्खियों की नस्लें ठीक हो जाएंगी। हम पहले भी 2 बार इसका अनुभव कर चुके हैं। ये हमारी मधुमक्खी है। ये बुर्जियान मधुमक्खी है, जिसे बुर्जाएंका भी कहा जाता है। इसे हम मध्य रूसी मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रंग अन्य मधुमक्खियों की तुलना में गहरा भूरा होता है। स्थानीय स्कूलों में मधुमक्खी पालन के पाठ नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। हालांकि शिक्षक अक्सर स्वीकार करते हैं कि ये बच्चे स्वयं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जंगल में और मधुमक्खी पालन में अपने माता पिता की मदद करते हैं। रानी मधुमक्खी एक ही होती है और वो अंडे देती है बहुत से। 21,000 के करीब अंडे देती है। और श्रमिक मधुमक्खियां उन अंडों को पालती हैं। ये विज्ञान आमतौर पर माता पिता के साथ सीखा जाता है। मधुमक्खी पालन इस प्रदेश का एक पारंपरिक पेशा है। मधुमक्खी पालन यहाँ परंपरा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। हम वंशानुगत मधुमक्खी पालक हैं। मेरे दादाजी मधुमक्खी पालन में लगे थे। अब मैं अपने बेटों को ये विद्या सिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा बेटा अभी मछली पकड़ने गया है और वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। बसीर ने 11 साल की उम्र में ही जंगल में अपने भाई की मदद करना शुरू कर दिया था। अब वो 51 साल के हैं। वो अभी भी इस संरक्षित जैव मंडल में मधुमक्खी पालक के रूप में काम करते हैं और आश्वासन देते हैं कि वो अपनी जीवन शैली में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। वो मधुमक्खियों के साथ काम करना, जंगल में कृत्रिम छत्ता स्थापित करना और मधुमक्खियों के लिए ऐसा आवास बनाना जारी रखेंगे। प्रत्येक मधुमक्खी पालक के अपने मानक होते हैं। प्रत्येक चरण अलग ढंग से बनाया गया है। चोरों के लिए नकली छत्ते बनाए जाते हैं, क्योंकि छत्तों की चोरी भी होती थी। लेकिन सौभाग्य से अब हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है।
मैं इस सर्दी में लकड़ियों के ब्लॉक तैयार नहीं करूंगा। मेरी आत्मा में कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। ऐसा हुआ कि चूंकि मधुमक्खी पालन एक विशेष पेशा है, इसलिए गांव के केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही इस कार्य के लिए चुना जाता था। बुर्जियांस्क जिले में आज युद्ध के बाद खाली हुई सभी जमीनों पर कब्जा हो गया है। कई मधुमक्खी पालक युद्ध के बाद वापस नहीं लौटे और उससे पहले भी ऐसे कई लोग थे जो शोषित थे। अब संघर्ष है। छत्तों को लेकर आपराधिक विवाद होते रहते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन ये उत्साहजनक है कि पड़ोसी जिलों में मधुमक्खी पालन को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नए क्षेत्र, यहाँ तक कि नए देश भी अब हमारे अनुभव का इस्तेमाल करने और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जंगली छत्तों के शहद नियमित शहद की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक महंगे होते हैं। पोलैंड और जर्मनी में मधुमक्खी पालन की खोई हुई परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन केवल यहीं बशकीर में इस प्राचीन कला के सभी रहस्य संरक्षित हैं। कृत्रिम छत्ते के निर्माण में हमेशा 2 लोग होने चाहिए। एक शीर्ष पर काम करता है और दूसरा नीचे, क्योंकि वहाँ सभी उपकरण ले जाना संभव नहीं होता है। इसलिए दूसरा व्यक्ति सामान को ऊपर या नीचे करने में मदद करता है। बैग में छत्तों की सफाई हेतु हथौड़े, छेनी आदि उपकरण होते हैं। ये कुछ कीले हैं, मधुमक्खी के घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे ऐसे करते हैं, ऐसे सही जगह पर लगाना होता है। क्या उन्हें ये पसंद है? ये मधुमक्खियों के लिए चारा है, चारा। अलखान सिनोमानव हंसते हुए कहते हैं कि दूसरे क्षेत्रों से भी लोग यहाँ आते हैं और चढ़ाई के उपकरणों का उपयोग करके पेड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के मधुमक्खी पालक अलग तरह के पारंपरिक औजारों का उपयोग करते हैं। उन्हें बस चमड़े की बेल्ट, केरम और एक फुटरेस्ट लियांगे की जरूरत होती है। मधुमक्खी पालन बहुत कठिन काम है, लेकिन मुझे याद है कि जब हम पहली बार छत्ते पर चढ़े और लियांगे को बांधा, तब ये सबसे कठिन हिस्सा था। और शुरुआत करते समय घुटने कांपने लगते हैं, क्योंकि अनुभव की कमी होती है ना। पहली बार जब आप 12-13 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ये डरावना लगता है, खासकर जब आप शीर्ष पर काम कर रहे हैं और हवा चलने पर पेड़ हिलने लगता है। मैं एक बार फिसल गया था और बगल के एक फुटरेस्ट कीरम में फंस गया था, जिससे मेरी 3 पसलियां टूट गईं। असली कौशल सही पेड़ का चयन करना और छत्ते को इस तरह से सुसज्जित करना होता है कि घुमंतु मधुमक्खियां इस कृत्रिम छत्ते को स्वीकार कर लें और अपनी पूरी कॉलोनी यहाँ ले आए। कभी कभी आपको बहुत ऊंचाई पर काम करना पड़ता है। यदि मधुमक्खियां नाराज ना हुई तो ये सौभाग्य की बात है। मधुमक्खियां हर किसी को काटती हैं। इस चक्कर में मुझे नीचे उतरना पड़ा और कृत्रिम छत्ता खुला रह गया। हम अपने सहायक के साथ करीब 1 किलोमीटर तक दूर भागे। छत्ता खुला ही रह गया। माहौल शांत होने के बाद मैं शाम को वापस लौटा और इसे बंद किया। पता चला कि सुबह एक भालू ने उसे काफी परेशान किया था। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ा था। भालू न केवल मधुमक्खियों का मूड खराब करते हैं, बल्कि छत्तों को भी नष्ट कर देते हैं। ये इस संरक्षित जैव मंडल में एक बड़ी समस्या है। 1970 के दशक के अंत तक छत्तों में मधुमक्खियों की कॉलोनियों की संख्या 2 वर्षों में 10 गुना तक कम हो गई थी। जब भोजन खत्म हो जाता है और घास सूख जाती है तो भालू मधुमक्खियों की तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। सभी भालू शहद विशेषज्ञ नहीं होते। अगर उन्हें परेशान ना किया जाए तो आबादी का सिर्फ 10% ही ऐसा कर पाते हैं। आमतौर पर इसकी शुरुआत शावकों के साथ मादा भालू से होती है। वो शावकों को सिखाती है और अगले साल तक ऐसे कई भालू प्रशिक्षित होते हैं। अगर इस क्रम को रोका नहीं गया तो ये बहुत बुरा होगा। 1981 से हमें जबरन भालू की हत्या करने के लिए विशेष परमिट जारी किए जाने लगे। हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि आप भले ही किसी भी भालू को गोली मार सकते हैं, लेकिन दोषी भालू को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जाल के द्वारा उन्हें पकड़ना आसान होता है, लेकिन अब ये प्रतिबंधित है। पिछले साल से प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने ऐसे परमिट जारी करना बंद कर दिया है। पिछले साल हमें छत्तों के विनाश से काफी समस्याएं हुई थी। तब हमें विद्युत झटका देने वाले उपकरण उपयोग में लाने की सलाह दी गई थी। जंगल में लगाए गए रिमोट लाइट साउंड व्यवस्था से समस्या का हल नहीं निकला।
कहा जाता है कि भालू रातों रात ऐसी चीजों के साथ अनुकूलित हो सकते हैं। अभी तक स्थिति का कोई समाधान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अवैध हत्या पर विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ शिकारी लगभग कोई नहीं है। संरक्षित जैव मंडल के चारों ओर की अछूती प्रकृति में भी प्रचुर मात्रा में वन्य जीवन है। जंगली सुअर भी यहाँ रहते हैं, साथ ही लोमड़ी, भेड़िया, मूस आदि भी बहुत सारे हैं। पिछले साल हमने पर्यटकों के साथ एक मूस देखा। वो नदी पार कर रहा था। हम किनारे पर ऊदबिलाव जैसा जीव, बीवर और मार्टन को भी दौड़ते हुए देख सकते थे। अगर आप बेलाया नदी में नौका विहार करते हैं तो आपको हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक पेरेग्रीन बाज का घोंसला मिलेगा। आप इन पक्षियों को उड़ते और शिकार करते हुए देख सकते हैं। अगर आप जुलाई में बेलाया में नौका विहार के लिए आएंगे तो आप घोंसलों में चूजों की आवाज भी सुन सकते हैं। तल पर बड़ी मात्रा में हल्का चूना पत्थर होने के कारण इस नदी का नाम बशकीर में बेलाया यानी सफेद या एगदिल रखा गया, जबकि वसंत ऋतु में बाढ़ के दौरान यहाँ का पानी बिल्कुल अलग रंग का होता है। दक्षिणी उराल में अद्भुत और विविध परिदृश्य होते हैं। दियारा क्षेत्र यानी नदी के बाढ़ द्वारा सृजित मैदान, चट्टाने, जंगल, घास के मैदान और यहाँ तक कि सीढ़ीनुमा पहाड़ी क्षेत्र भी। गर्मियों में ये ढलानें झुलसाने वाली हो जाती हैं। हमारे पास 60 डिग्री तक माप के लिए एक थर्मामीटर था, लेकिन तापमान इस पैमाने के भी बाहर चला गया। मतलब ये कि ये क्षेत्र और भी गर्म हो सकता है, लगभग रेगिस्तान रेत के टीलों की तरह। इसलिए गर्मियों के मध्य तक अधिकांश वनस्पतियां सूख जाती हैं और फिर अगस्त या सितंबर में ही पुनर्जीवित हो पाती हैं और उस समय द्वितीयक फूल खिलता है। ये अगोचर प्रजाति रूस में रेड बुक में सूचीबद्ध एक प्रजाति है। पंख वाली घास, लगभग 1 सप्ताह में इसकी बालियां पूरी तरह से पक जाएंगी। ढलानों पर साल्विया, स्कॉर्पियन घास और वेलेरियन फूल खिलते हैं, जिन्हें मधुमक्खियां विशेष रूप से पसंद करती हैं। हालांकि न केवल कीड़े मकोड़े बल्कि इस जैव मंडल में कार्यरत कर्मचारी भी पहाड़ी मैदानों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ जल्दी पिघल जाती है और यहाँ से पक्षियों को देखना बहुत सुविधाजनक होता है। केवल एक ही जगह है जहाँ शांति और सुकून महसूस किया जा सकता है, और वो भी बेहतर तरीके से। हालांकि ये कुछ लोगों के लिए भयावह भी हो सकता है। बिल्कुल रहस्यमयी। प्राचीन युग के लोगों के लिए इसका विशेष पौराणिक महत्व था। मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं शांत हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ आना चाहता था वह आ गया। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। हमने सीढ़ियों के सहारे कुएं को पार किया, और प्राचीन व्यक्ति उसने 9 मीटर के इस कुएं को कैसे पार किया होगा? यानी यहाँ केवल कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही आ सकता था। एक राय है कि सबसे अधिक संभावना है वह एक बड़ा टुकड़ा लाए, शायद टुकड़ा नहीं बल्कि बड़ी शाखाओं वाला एक पेड़, शायद चीड़ का पेड़, और उन्होंने इन शाखाओं पर चढ़कर इसे पार किया होगा। ये प्रसिद्ध शूलगंग ताश गुफा या कपोवा गुफा है। एक मान्यता के अनुसार इसे इसका नाम कापीशे यानी मंदिर शब्द से मिला, जो कि पूर्व में एक बुद्ध प्रस्त मंदिर था। कुछ के अनुसार अंदर से लगातार जल की बूंदों यानी कापोली के टपकने की आवाज पर इसका नाम पड़ा। गुफा के एक हिस्से में प्राचीन पत्थर पर चिनाई के निशान मिले हैं। काफी संभावना है कि इस गुफा का उपयोग आंतरिक युद्धों के दौरान आश्रय के रूप में किया जाता था। यहाँ पानी है, वेंटिलेशन है, आग जलाना और भोजन का संग्रह करना भी संभव है, और यहाँ तक कि गायों या भेड़ों के झुंड को भी पाला जा सकता है। और इस तरह लोग यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। यहाँ भाला और धनुष के सहारे एक व्यक्ति दुश्मनों की पूरी सेना को खदेड़ने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ 3 भूमिगत स्तर हैं। सबसे निचले स्तर पर शुल्गन नदी है, जिसने गुफा का निर्माण किया। पानी की प्रतिक्रिया से चूना पत्थर और चट्टान खुल गए, जिससे विशाल शून्य और गुफाएं बन गई। आज यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के मार्ग हैं, सुरंगें और दीर्घाएं हैं, जिसमें खो जाना और घबरा जाना बहुत आसान है।
बशकीर महाकाव्यों अकबुजात और उरल बतीर के अनुसार शुल्गन भूमिगत झील दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। स्थानीय आत्मा की शांति के लिए सुंदर लड़कियों की बलि कैसे दी जाती है, इसका भी वर्णन मिलता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गुंबददार हॉल में कई मानव खोपड़ियां खोजी हैं। आमतौर पर माना जाता है कि गुफा का इस्तेमाल जीवन जीने से ज्यादा अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। कई हजार साल पहले यहाँ छोटी लड़कियों की बलि से जुड़ी रस्में व्यापक थीं। यहाँ युवा लड़कियों की बलि दी जाती थी। 12 से 17 साल की लड़कियों की पहले उन्हें मार दिया जाता था, फिर उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। इन टुकड़ों को धूप में रखा जाता था, फिर एक हफ्ते बाद उन्हें इकट्ठा किया जाता था और गुंबददार हॉल में जमीन की सतह पर छोड़ दिया जाता था। लड़कियों की कनपटी पर डंडे से तब तक मारा जाता था जब तक कि खोपड़ी में कोई भी नरम ऊतक ना बचे। फिर उसे फूलों या घास में रखा गया होगा, क्योंकि बाद में खोपड़ी के अंदर जो पराग कण और पौधे पाए गए जो लंबे समय से थे, वो गुफाओं में नहीं हो सकते थे। इसका मतलब है कि उसे बाद में बाहर से अंदर लाया गया होगा। यहाँ का अंधेरा और दुर्गम मार्ग गुफा के गहन अध्ययन में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही नित नई खोज वैज्ञानिकों के सामने ढेरों नए सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य, मुख्य स्थानीय आकर्षण पुरापाषाण युग के शैल चित्र हैं। कुछ दृष्टिकोण के अनुसार ये प्राचीन लोगों का एक सभा स्थल था, जहाँ वे पंचायतों का आयोजन करते थे, निर्णय लेते थे और फिर उन निर्णयों को दीवारों पर चित्रित करते थे। इन चतुर्भुजनुमा आकृतियों में अलग अलग संख्या में रेखाएं हैं। कुछ समलंब चतुर्भुज आकृति में कान है, जबकि अन्य में नहीं है। हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा या उन्होंने क्या निर्णय लिया होगा। कई जगह त्रिभुज तो कई जगह 3 अक्षर जैसा दिखने वाला त्रिशूल है। इस तरह कुछ चिन्ह अक्षरों से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले ये घोड़ा है, ये मैमथ है। ये एक बड़ा विशालकाय मैमथ है, देखिए। और यहाँ इसे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्कीप पर एक व्यक्ति प्रतीत हो रहा है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फ के रूप में जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इस पर काम किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसे प्रकृति का खेल मानते हैं। हम देख सकते हैं, देखिए ये एक त्रिआयामी घोड़ा है। उसका सिर, उसकी रूपरेखा। क्या कोई प्राचीन कलाकार था जिसने इसे बनाया और इन छवियों को यहाँ इतनी अच्छी तरह से फिट किया, या क्या हम बस प्रकृति का खेल देख रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये चित्र कभी बहुरंगी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कैल्साइट के दाग और उच्च आर्द्रता ने पूरी पट्टी को मिटा दिया और यहाँ केवल गेरू रंगी बच पाया। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि ऐसी गुफा चित्र केवल फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में मौजूद है, लेकिन 1959 में शोधकर्ता अलेक्जेंडर यूमेन असामान्य पैटर्न में असली पेंटिंग को पहचानने वाले पहले व्यक्ति बने। और हालिया शोध के नतीजों के मुताबिक यहाँ उनमें से कुछ चित्र लगभग 37,000 साल पुराने हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ये चित्र आज कुछ अस्पष्ट से लग रहे हैं। वैज्ञानिकों को डर है कहीं ये चित्र जल्द ही पूरी तरह से गायब ना हो जाएं। वे बह रहे हैं। ये स्थिति विशेष रूप से हॉल ऑफ कैओस जैसी है, जहाँ पानी इन चित्रों से होकर बहता है और पेंट की परत को धो देता है। फिर भी यहाँ चित्र बेहतर स्थिति में हैं। दीवारें उतनी भी गीली नहीं हैं। ल्युदमिला कुज़्मिना एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। ये उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती हैं जो गुफा की दीवारों पर कॉलोनियों में रहते हैं। वो हर दिन यहाँ कई घंटे अकेले बिताती हैं, उनका निरीक्षण करती हैं और माप लेती हैं। पर्यटकों को केवल पहली मंजिल पर ही जाने की अनुमति है, जहाँ उनके लिए प्राचीन चित्रों की प्रतियां प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ अंधेरे में केवल टॉर्च की मंद रोशनी ही मदद करती है और सन्नाटे में केवल टपकती जल की बूंदों की आवाज शांति को तोड़ती है। गुफा एक ऐसी जगह का प्रतिनिधित्व करती है जहां मनुष्य का ईश्वर से मिलन होता है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो आप मर जाते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका पुनर्जन्म हो चुका होता है। स्वादिष्ट है ना? हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा? बढ़िया था ना?
देखा, वो कह रहा है कि स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग किंवदंतियों और मिथकों पर विश्वास नहीं करते। भले ही बशकीर महाकाव्य के लगभग आधे हिस्से में यहाँ की कहानियाँ हों, फिर भी ऐसा लगता है कि कई शताब्दियों से ये स्वयं और प्रकृति के साथ, या नहीं तो कम से कम मधुमक्खियों के संग सद्भाव के साथ रहने के आदी हो गए हैं। मधुमक्खियाँ हमें पसंद करती हैं या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे मधुमक्खियाँ पसंद है। जब कोई मधुमक्खी फूल पर से उड़ती है और जब हम उसे देखते हैं तो मन को असीम शांति मिलती है। यह आपस में अभिवादन करने जैसा होता है। कभी कभी हम धन्यवाद करते हैं, हम आपस में संवाद करते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से संवाद करते हैं।